हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रवीण कुमार बिहार स्पेशल का क्लास आप लोगों का ले रहा हूं। और बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल का क्लास है उसमें हम लोग हिस्ट्री से शुरू किए हैं। और हिस्ट्री का आज का जो क्लास है वो मौर्य वंश का है। क्योंकि मौर्य वंश भारतीय इतिहास का एक मुख्य चैप्टर है और बिहार से, चूँकि मगध का ये राजवंश और बिहार से संबंधित राजवंश है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये चैप्टर है, ये क्लास है। तो मौर्य वंश से संबंधित जो तथ्य हैं वो भारतीय इतिहास के मुख्य चैप्टर के तथ्य के रूप में भी है और बिहार के लिए ये ज़्यादा ही उपयोगी है। तो बिहार के इतिहास जो पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश से संबंधित चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज आपको मैं बताऊंगा कि साहब पिछले क्लास में हम लोग मगध को हर्यक से नंद तक में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोगों ने देखा है। आज मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्ज़ाम के लिए खास करके महत्वपूर्ण होगा उसको हम लोग देखेंगे। और आज हम सीधे, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आज है जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, तो आज मौर्य वंश की कुछ भूमिका और इन सारी बातों के बजाय, क्योंकि मगध से संबंधित बहुत सी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आज सीधे मौर्य वंश से संबंधित जो फैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने रखा गया है उसको हम पढ़ते हुए तेज़ी में, क्योंकि क्लास तक में ये पूरा जितना भी स्क्रीन पर आएगा वो सबको हम लोग पढ़ लें और उसको हम वहाँ पर बताते जाएंगे क्या आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मौर्य वंश का शासन काल कब से कब, मौर्य वंश में कौन कौन शासक, इसकी चर्चा भी हम लोग पिछले क्लासों में कर चुके हैं। तो आज सीधे मौर्य वंश से संबंधित फैक्ट्स को हम लोग देखते जाएंगे और उस पर हम तेज़ी में कुछ चर्चा भी आपको बताते जाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और अंत में, क्लास के अंत में, जैसे हम आपका कमेंट पढ़ते हैं तो उस समय हम कमेंट पढ़ करके जो भी आपका सुझाव होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं मगध मौर्य वंश। अब मौर्य वंश का शासनकाल यहाँ हमने नहीं लिखा है क्योंकि मौर्य वंश का शासनकाल आप जान रहे हो और कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व लगभग तक में। ठीक है, लगभग इसलिए कि बहुत से स्रोतों में जैन साहित्य के अनुसार और बौद्ध साहित्य के अनुसार लगभग 2 वर्ष का तो अंतर भागता ही है। ठीक है, कहीं 322 को 324 भी लिख देगा, कहीं 321 भी होगा, 185 जो होगा वो 187 भी होता है। तो लगभग ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में। अब मौर्य वंश के जो हमारे शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये 3 शुरू के जो शासक हुए बहुत महत्वपूर्ण हुए। और मौर्यों के द्वारा बहुत भी बड़ा एक प्रशासन दिया गया और उनसे संबंधित बहुत सी बातें हैं। तो अपने एग्ज़ाम के ख्याल से जो महत्वपूर्ण होगा उस पर थोड़ा ज़्यादा मतलब कि उस पर हम फोकस करते हुए आपको बताएंगे, क्योंकि क्लास तक में हम जितना फैक्ट्स, क्योंकि हमको मालूम है इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हमने आज रखवाया है तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम सीधे फैक्ट्स पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की गई। चलिए, पहला ये शासक मौर्य वंश का, ये आप जानते ही हो। फिर है, ऐसा जान पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साधारण कुल का था। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूरा नामक स्त्री थी जो नंदों के महल में काम करती थी। यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करना चाहूँ, ये ब्राह्मण परंपरा जहां लिखा हुआ है, ब्राह्मण परंपरा यानी ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य किसको कहेंगे? वैदिक साहित्य यानी वेद पर आधारित, बाद में जो भी साहित्य लिखा गया वेद पर आधारित, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। ठीक है, तो वेद से जुड़ा ब्राह्मण साहित्य। और सामान्य रूप से इस पे ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वेद अगर सामान्य रूप से आप समझिए, वेद अगर थ्योरी बुक है तो उस पर जो कर्मकांडिक क्रिया के लिए जो साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, और वेद से जुड़ा ब्राह्मण, और ब्राह्मण का अंतिम अध्याय आरण्यक, और आरण्यक पर जो फिलॉसफिकल कमेंट्री दिया गया उसको वेदांत और ज्ञान कांड भी कहते हैं। लेकिन यहां ब्राह्मण साहित्य का मतलब हुआ, यहां ब्राह्मण परंपरा का मतलब हुआ
कि वेद पर आधारित, वेद से जुड़े हुए साहित्यों को सम्मिलित रूप से ब्राह्मण साहित्य, और उस परंपरा को ब्राह्मण परंपरा कहेंगे, यानी ब्राह्मण साहित्य के नजर में किया। तो ब्राह्मण साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, और ऐसा क्यों, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं, ऐसा इसलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य भाई नए धर्मों के तरफ झुका, जैन धर्म को प्रश्रय दिया, खुद जैन मॉन्क हो गया। तो इन सारी बातों से माना जा सकता है इतिहास के दृष्टिकोण से कि कुछ बायस्ड होकर के भी ब्राह्मण साहित्यों ने ऐसा उसको निम्न कुल का कहा। ठीक है, लेकिन अंत में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये दिया हुआ है कि अंततः हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोई राज्य परिवार से नहीं था। निष्कर्ष के तौर पर यह होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कोई राज्य परिवार से, राजकुल से नहीं था, एक साधारण परिवार से था। ठीक है, लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई में लगे गोरखपुर में मौर्य नामक एक क्षत्रिय कुल था। संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश का था। और यहां से डायरेक्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराने वाला नहीं आएगा कि भाई वो मौर्य एक क्षत्रिय था कि निम्न कुल का था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बस लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि ये कोई राजकीय परिवार का, राज्य परिवार का, राज्य कुल का नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त नामों से भी जाना जाता है। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अलोकप्रिय नंद वंश को उखाड़ फेंका। और ठीक है, चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अलोकप्रिय, हमने बताया था कि भाई नंद जो था, अंतिम का जो नंद शासक धनानंद जो था, वो अपने प्रजा के बीच में लोकप्रिय नहीं रह चुका था, क्योंकि वो लोक कल्याण के कामों से दूर रहता था, लोक कल्याण के लिए अपना बहुत ध्यान नहीं दिया था। तो और इसकी बात थोड़ी सी हम लोग किए थे और आप जानते भी हो। तो चाणक्य ने उस शासन को समाप्त करने, उसके शासन को समाप्त करने का प्रण लिया और अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया, उखाड़ फेंका। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये फिर आपको इंपॉर्टेंट है। यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया है अपने विवरण में। इस क्षेत्र के एक शासक के रूप में सेंड्रोकोटस कहा है उन्होंने। चंद्रगुप्त ऐसा नहीं लिखा कि चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस है, सेंड्रोकोटस करके एक राजा के बारे में उन लोगों ने चर्चा किया है। अब यहां से एक क्वेश्चन पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स। अब ये आप एकदम याद कीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और इसकी समझ। विलियम जोन्स पहला विद्वान हुए कि जिन्होंने सेंड्रोकोटस, यूनानी लेखकों के विवरण में जो सेंड्रोकोटस आया है, वो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी लेखकों ने लिखा है। तो ये बताने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ? विलियम जोन्स। और इसमें ज्यादा आपके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विलियम जोन्स पहला विद्वान हुआ जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान, यानी यूनानी विवरण में जो सेंड्रोकोटस है उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। और यहां से जब ये पहचान होता है तो यहां से एक तिथि क्रम के आधार पर, मैंने एक टाइम के आधार पर भारतीय इतिहास के लेखन के लिए एक रास्ता मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका और 10वीं शताब्दी में भी ढूंढी राज्य द्वारा एक मुद्रा राक्षस लिखा गया। मुद्रा राक्षस के टीका, मुद्रा राक्षस पे कमेंट्री लिखा गया और उसके आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना गया है। कंक्लूड हुए में ये कि भाई ब्राह्मण साहित्यों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के संबंध में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन परंपराओं और अनुश्रुतियों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था, किसी कुलीन घराने से संबंधित नहीं था या कोई राज्य वंश से संबंधित नहीं था। ये एक कंक्लूजन निकलता है, लेकिन सही में उसका वंश क्या था ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त, अब ये भी आपके लिए बड़ा ही, ये सब इंपॉर्टेंट है, उसकी आर्मी के बारे में जिसने जो बोला है तो, और ऐसा क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है, ठीक है। प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
जस्टिन के अनुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना के सहारे भारत को रौंद दिया था, ऐसा उसने लिखा, ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, यानी पूरा भारत उसके साम्राज्य क्षेत्र में था। तो इनके कहने से ही वो तथ्य पूरी तरह से मतलब कि प्रमाणित नहीं हो जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा है। और चूंकि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग तो उसका कोई प्रश्न, हम लोग को ये देखना है कि किसने क्या कहा। तो ये भाई प्लूटार्क और जस्टिन ने उसकी सेना की क्षमता कितना बताया, ये हो सकता है तो 6 लाख, ये 6 लाख आगे भी आप देखेंगे 6 लाख उसकी सेना की क्षमता क्या, यानी सेना में सैनिकों की संख्या का बात होता है। महावंश में कहा गया है कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बू द्वीप का सम्राट बनाया। ठीक है, ये महावंश में कहा गया कि जम्बू द्वीप भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। और यूनानी लेखक प्लिनी ने लिखा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी है। और देखो क्वेश्चन के बारे में, ये किसने कहा है कि मगध की सीमा सिंधु नदी तक थी, तो प्लिनी का वृत्तांत मेगास्थनीज के इंडिका पर आधारित है। और प्लिनी का जो वृत्तांत है, प्लिनी ने जो दिया वो इंडिका पर आधारित उसका वृत्तांत था, उसने जो विवरण दिया है। और वो बोलता है कि मगध की सीमा सिंध नदी तक, और कौन बोला? प्लिनी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार, अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी भी उसके सेना में था। तो ये सब क्वेश्चन के ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है, देखो इन्होंने पूछा कि क्या कहा था, ये सेंट्रोकोटस ही, इन लोगों ने सेंट्रोकोटस ही कहा था, जैसे कि अभी हम आपको दिखाए हैं कि सेंट्रोकोटस ही कहा गया है। ठीक है, सेंट्रोकोटस, विलियम जोन्स ने पहले भी जिसने सेंट्रोकोटस की पहचान किया, और चंद्रगुप्त जस्टिन यूनानी विद्वान जिसने उसको सेंट्रोकोटस कहा, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, और ये सेंट्रोकोटस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये कहने वाला, ये पहचानने वाले कौन हुए? विलियम जोन्स हुए। अब फिर देखोगे, शक महाक्षत्रप रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से पुष्टि होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि रुद्र दमन, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे शक जो बाहर से आया, तो पहले आने वाला यूनानी ग्रीक, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। और शक वंश का एक महानतम शासक जो भारत में हुआ, शकों में महानतम जो हुआ, वो रुद्रदमन प्रथम। और रुद्रदमन प्रथम का जो जूनागढ़ अभिलेख में है, उससे भी ये पुष्टि होता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। पश्चिम में सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य का वहां पर जो अधिकारी था, या सौराष्ट्र क्षेत्र का जो प्रशासक था, पुष्यगुप्त, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कराने वाला रुद्रदमन प्रथम था, जो शक शासक था। एक अन्य स्रोत में कहा गया है कि मौर्यों के पास 8,000 रथ भी थे। अब किस स्रोत में ये नहीं, लेकिन कुछ स्रोतों में 8,000 रथ का भी चर्चा है, और किसी स्रोत में मौर्य के पास नेवी का भी चर्चा है। ठीक है, कि उनके पास, उनके सेना में नेवल विंग भी था। मैसूर से प्राप्त कुछ शिलालेखों के अनुसार उत्तरी मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ऐसा भी है, मैसूर से प्राप्त कुछ शिलालेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि मैसूर क्षेत्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ समय तक शासन था। लेकिन ये बहुत, वहां पर डायरेक्ट वो उसके शासन क्षेत्र में था, ये बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग का जो स्टूडियो है
उसके बगल में मेन रोड है, ठीक है, और वहां पर अभी कोई डीजे वाला गुजर रहा है। मैसूर से प्राप्त कुछ शिलालेखों के अनुसार उत्तरी मैसूर में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। शिलालेखों के अनुसार, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैसूर तक प्रसार नहीं था, डायरेक्ट उसका शासन का प्रसार नहीं था, लेकिन किसी तरह से कोई कंट्रोल रहा होगा, ठीक है। और वहां पर एक शिलालेख मिला है, कुछ शिलालेख मिले जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि प्रभाव में वो क्षेत्र होने का ऐसा साक्ष्य मिलता है। प्लूटार्क, जस्टिन तमिल ग्रंथों तथा मैसूर के अभिलेखों के सम्मिलित प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रथम मौर्य सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने विंध्य पार के काफी हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, ऐसा प्रमाण मिलता है। लेकिन स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र तक का अगर प्रसार है तो अशोक के समय का था, अशोक का सुदूर दक्षिण तक प्रसार था, ठीक है। लेकिन चलिए किस किस से पता चलता है, ऐसा अगर पूछेगा क्वेश्चन, हम लोग तो क्वेश्चन पे है ना, हम लोग तो कोई निर्णय देने पे तो है नहीं। तो भाई प्लूटार्क, जस्टिन तमिल ग्रंथ मैसूर के अभिलेखों के से ये प्रमाणित होता है या ये प्रतीत होता है कि वो विंध्य के दक्षिण तक और मैसूर तक उसका प्रसार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से था, संभवतः वो इनडायरेक्ट कंट्रोल था वहां। ईसा पूर्व 305-4 में काबुल के मार्ग से होते हुए सेल्यूकस सिंध नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंध नदी पार की और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका सामना हुआ, ठीक है। तो ईसा पूर्व सामान्य रूप से 305 ईसा पूर्व इसको माना जाएगा, ठीक है। सेल्यूकस का, सेल्यूकस कौन था भाई? तो सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर जब लौट गया था तो ये फिर इसको लगा सिकंदर के बाद कि भाई जो हमारे मास्टर ने गलती किया है हमको वो नहीं करना है, और भारत पर फिर से अधिकार किया जा सकता है। लेकिन तब तक नंद का शासन समाप्त हो चुका था, और चाणक्य के मेंटरशिप में, चाणक्य के निर्देशन में, चाणक्य के दिशा निर्देशन में मौर्य की शुरुआत हो चुकी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य काफी प्रतापी शासक था, और वो धनानंद की तरह मगध में बैठ करके इंतजार नहीं कर रहा था कि अगर इस क्षेत्र में आएगा तो देखेंगे, और वो फिर आगे बढ़ता है और सेल्यूकस से उसकी टक्कर होती है। और आप जानते हो ये भारतीय इतिहास की गौरवपूर्ण मतलब कि ये घटना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, फिर दोनों के बीच में एक संधि होती है और फिर वैवाहिक संबंध का बात था, उससे संबंधित कुछ साक्ष्य मिलेंगे। एपियनास ने लिखा है कि सेल्यूकस ने सिंध नदी पार की और भारत के सम्राट चंद्रगुप्त से, यहां चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है, यहां चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा, अंत में उसने संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त से संधि करके अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटियोगोनस से युद्ध करने के लिए चला गया अपने क्षेत्र में, ठीक है। अब आप देखोगे एपियानास के कथन से स्पष्ट है कि सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। एस्ट्रेबो का कथन है कि सेल्यूकस ने एरियान के प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप गिफ्ट में दिया था। अब यहां पर है एस्ट्रेबो का, ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। एस्ट्रेबो के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा क्षेत्र दिया था? एरियान का प्रदेश। चूंकि उत्तर पश्चिम का, सुदूर उत्तर पश्चिम का भाग जो सिकंदर अधिकार में किया था वो इनडायरेक्ट रूप में उनके हाथ में था, तो एरियान का प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को वो गिफ्ट किया था। इतिहासकारों का आमतौर पर यह मत है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया था, एरिया, आर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई। और इसका क्रमशः इसका क्या यहां पर होगा, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि भाई किसका अभी वर्तमान में वो नाम क्या होगा। तो एरिया का होगा हेरात, अराकोशिया का कंधार, जेड्रोसिया का मकरान और पेरिपेमिसदाई का काबुल। इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी इलाका दिया था। और ये इनके अनुसार ये चूंकि स्थापित नाम है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए, तो डायरेक्ट इनके नाम से भी ये क्वेश्चन हो सकता है कि इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस की तरफ से कौन सा एरिया मिला था। अशोक के लेखों से सिद्ध होता है कि काबुल की घाटी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत थी।
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। अब ये 500 हाथी उपहार में दिया था, ये किसके अनुसार, ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संभवतः सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप हिंदकुश मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा बना। तो ये भी होगा कि इनके बीच का सीमा कौन सा बना, तो हिंदकुश। जैन ग्रंथों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को स्वीकार किया, किस धर्म का अनुयायी हो गया, किस धर्म का मॉन्क हो गया, सन्यासी हो गया, तो जैन धर्म का। कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा था, तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी होकर जैन आचार्य भद्रबाहु, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसके साथ वो दक्षिण भारत की यात्रा दक्षिण भारत चला गया था। तो जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चला गया। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ेगा, श्रवण बेलगोला चला गया और वहां पर निराहार समाधिस्थ होकर सच्चे जैन भिक्षु की भांति प्राण त्याग किया। और जैन धर्म में प्राण त्याग की इस विधि को क्या कहते हैं, ये पूछता है, भले जैन धर्म का, लेकिन ये पूछता है सलेखना। ठीक है, सलेखना विधि से वो प्राण त्याग किया, अपने जीवन का अंत किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, अब चूंकि हम लोग मौर्य को पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का शासक बना। यूनानी लेखों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्रकेटे, अमित्रकेटे। विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटे का संस्कृत रूप क्या है, अमित्रघात, अमित्रघात। ठीक है, और यूनानी विवरण में क्या है, अमित्रकेटे, और संस्कृत उसका रूपांतरण क्या, अमित्रघात। और अमित्रघात का मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि किसे अमित्रघात कहा गया है, किस मौर्य शासक को या किस प्राचीन शासक को अमित्रघात कहा गया है। तो किसको कहा गया है, तो बिंदुसार को। ठीक है, बिंदुसार का नाम अमित्रकेटे और उसका संस्कृत रूप है अमित्रघात। अमित्रघात का नाम शत्रुओं का नाश करने वाला। तिब्बती लामा तारानाथ था। जैन श्रुतियों के अनुसार चाणक्य बिंदुसार के भी मंत्री थे। ठीक है, चाणक्य बिंदुसार के भी महामंत्री थे, मंत्री थे। मंत्री का मतलब वो सबसे श्रेष्ठ महामंत्री हुए। यानी कहने का मतलब कि 2 तिब्बती लामा, तारानाथ और जैन साहित्यों की कुछ बात, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चाणक्य जो थे वो बिंदुसार के काल में भी थे। ठीक है, तो चाणक्य बिंदुसार के काल में थे। अगर ये बात आता है, कभी क्वेश्चन अगर आता है, तो वो मुख्य रूप से किससे, तो जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, और अगर नाम पूछ दे तो तारानाथ के अनुसार। दिव्यावदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के काल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला यानी मौर्य एक राज्य, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। और इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है कि बिंदुसार ने कहां के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने, सेल्यूकस का सक्सेसर, उत्तराधिकारी कौन, एंटियोकस फर्स्ट ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिंदुसार के दरबार में कौन, डायमेकस। बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डायमेकस। ठीक है, तो और डायमेकस को बिंदुसार के कोर्ट में, बिंदुसार के दरबार में भेजने वाला कौन था, एंटियोकस प्रथम। ये दोनों क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, बहुत बार पूछा है, अब अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लिनी के अनुसार टॉलेमी सेकेंड फिलेडेल्फस ने डायोनेसियस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। अब देखो प्लिनी क्या बोलता है, एक टॉलेमी सेकेंड फिलेडेल्फस, ये भी एक शासक है, और उसने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस
ठीक है, और बिंदुसार के दरबार में डायोनीसस। एथिनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का जिक्र किया है, वो उसका विवरण दिया है, जिसमें बिंदुसार सीरियाई शासक कौन, एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुओं का मांग किया था। तो ये पूछ सकता है कि भाई बिंदुसार ने सीरिया के किस शासक से 3 वस्तुओं का मांग किया था, या किन 3 वस्तुओं का मांग किया था। तो एक मीठी मदिरा, शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक जिसको सोफिस्ट। और सीरियाई शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपने जवाब में क्या बोला कि 2 वस्तुओं को भिजवा दिया, यानी मदिरा और सूखी अंजीर को तो भिजवा दिया, लेकिन उसने कहा तीसरी वस्तु दार्शनिक के संबंध में यह संदेश भेजा कि यूनानी कानून में दार्शनिक को कहीं भेजने की अनुमति नहीं है, यानी अपने फिलॉसफर को, अपने विद्वान को किसी दूसरे जगह भेजने की अनुमति नहीं है, तो सॉरी हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, किससे बिंदुसार बोला था, और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। अब ये भी कि भाई शासक बनने के पहले अशोक कहां का उपराजा या गवर्नर था, तो कहां भेजा गया, एक तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए, और कहां का उपराजा था, यह भी क्वेश्चन आता है। तक्षशिला पहले कौन गया था, मतलब बिंदुसार के समय तक्षशिला, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी बिंदुसार गया था, लेकिन बिंदुसार के समय अशोक गया था, बिंदुसार के समय अशोक गया था। ठीक है, तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासन काल में अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। ठीक है, और वहां तक्षशिला वाली बात हुआ, तक्षशिला में वो विद्रोह दबाने के लिए गया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार की सभा में 5 सदस्यों वाली एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। और ये क्वेश्चन भी कहीं हमको जहां तक मतलब ये भी पूछता है कि खल्लाटक किसका मंत्री था, किसका मंत्री था, तो ऐसे पूछेगा तो बिंदुसार का। तो बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी। तो ये 500 सदस्य तो थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन बिंदुसार के समय उसका मुख्य जो मंत्री था या प्रधानमंत्री था वो खल्लाटक था। और खल्लाटक किसके काल का था मंत्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। दिव्यावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के दरबार में आजीविका संप्रदाय के संत रहते थे, आजीविका संप्रदाय के संत रहते थे। और इस आधार पर यह माना जाता है कि बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन तो सीधे पूछता है कि कौन मगध शासक आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर लगाना होगा बिंदुसार। ठीक है, आजीविका संप्रदाय क्या है, तो देखो नए धर्मों के उदय के काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व के काल में जो नए धर्मों का उदय हुआ, जबकि जैन धर्म का तो उदय पहले से हो गया था, लेकिन जैन धर्म भी पॉपुलर हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के समय। और महावीर स्वामी और आजीविका संप्रदाय के जो फाउंडर हुए, प्रवर्तक हुए मखली गोसाल और महावीर स्वामी एक साथ तपस्या किए थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी तो फिर जैन धर्म को अपना लिया, और मखली गोसाल, उनको कहीं कहीं मरकली गोसाल भी लिखा हुआ है, उनको कहीं कहीं दिव्यावदान क्या है, दिव्यावदान पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान बौद्ध पुस्तक है। दिव्यावदान क्या है, दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान कोई नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो साहित्य है। दिव्यावदान क्या होता है, सब लोगों का वही है, दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय के संत रहते थे, और ठीक है, और यह माना जाता है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
और आजीवक संप्रदाय के फाउंडर कौन हुए? मखली गोसाल या मरकली गोसाल। मखली गोसाल, मखली गोसाल, मखली गोसाल, मखली गोसाल या मरकली भी कहीं कहीं लिखता है, मरकली गोसाल। ये आजीविक संप्रदाय के फाउंडर, प्रवर्तक और आजीविका के जो संत होते थे, ये आजीविका संप्रदाय में सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में अशोक वृक्ष आजीविक संप्रदाय का सबसे पवित्र वृक्ष अशोक वृक्ष। ठीक है, ये एक दो चीज जो है। और आजीवक वाले नेचर की पूजा करते थे, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते थे, और अशोक वृक्ष उनका सबसे पवित्र वृक्ष। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि आजीवक संत जो होते थे या आजीवक के जो मॉन्क होते थे वो स्नान नहीं करते थे। ठीक है, ये भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फैक्ट ये है कि कौन सा मगध शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो आप बिंदुसार कहोगे। ठीक है, दिव्यावदान किसके द्वारा लिखा गया? ये सब बहुत से साहित्यों का वो राइटर का मालूम नहीं है। ठीक है, आपको उसके चक्कर में उतना नहीं जाना है। ठीक है, तो दिव्यावदान साहित्य है और उसके अनुसार उसमें इस बात की चर्चा है। ठीक है, थेरवाद परंपरा या थेरावाद परंपरा, ये बौद्ध धर्म का ही एक स्ट्रीम है, एक लाइन है। ठीक है, एक शाखा है थेरवाद। ठीक है, तो थेरवाद परंपरा के अनुसार, थेरवाद परंपरा कहने का मतलब बौद्ध का ही एक शाखा है। बौद्ध धर्म में आप जानते हो कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, स्थविरवाद और महासांघिक। फिर स्थविरवाद और महासांघिक भी बहुत शाखाओं में बट गया और चौथी बौद्ध संगति के आते आते 18 संप्रदाय हो गए। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगति में फिर उन 18 एक्युमुलेट हुए दो में, हीनयान और महायान। ठीक है, तो ये थेरवाद महायान संप्रदाय का ही एक एक्सट्रीम है, एक लाइन है। तो थेरवाद परंपरा ये बौद्ध का एक परंपरा। ठीक है, थेरवाद परंपरा बौद्ध की ही एक परंपरा है। सर, स्टूडेंट चैट किसी को शो नहीं करता या सिर्फ मेरे स्क्रीन पर ऐसा? अच्छा, हम पूछ लेंगे। नादिया का ये क्वेश्चन है, चैट किसी को शो नहीं करता। अच्छा, दूसरे का चैट आपको नहीं दिखता है, आपको जो पूछना है वो पूछ लो ना पहले। संभवतः बिंदुसार ने 25, अब तक यहां तक देखो, थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवाद बोलता है ब्राह्मण धर्म का, कहीं बताया जाता है कि वो आजीवक संप्रदाय का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आजीवक वाला बात जो है वो क्वेश्चन आता है कि वो आजीवक संप्रदाय। और एक चीज क्या है कि आजीवक संतों को, आजीवक संप्रदाय के संतों को अशोक और दशरथ, अशोक के बाद एक उत्तराधिकारी दशरथ हुआ, तो अशोक और दशरथ ने आजीवक संतों को बराबर की पहाड़ी में गुफा दान में दिया था। उनको गुफा दान में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुफा यानी केव, यानी आजीवक संतों को वहां रहने के लिए वो गुफा दान में दिया था। उस पर ज्यादा नहीं, बस गुफा दान में किसने दिया? तो आजीवक संतों को गुफा दान में किसने दिया? तो अशोक और दशरथ। ठीक है, और कौन सा शासक जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा? तो बिंदुसार। फिर आप लोग हम कमेंट देख लेंगे। संभवतः बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज्य किया और उसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका सुयोग पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, क्योंकि बहुत सा चीज देखना है। अशोक के बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें अशोक के प्रारंभिक जीवन के मुख्यतः बौद्ध साक्ष्यों, दिव्यावदान तथा सिंहली अनुश्रुतियों पर ही निर्भर करना पड़ता है। इनसे ऐसा पता चलता है कि अशोक अपने पिता के शासन काल में अवंती का उपराजा था। ठीक है, कि अवंती का उपराजा था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की सिंहली यानी सिंहली अनुश्रुति, तो भाई बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में भी हुआ
और वहां की कुछ बातों में, वहां पर कुछ ऐसे साहित्य बाद में लिखे गए और उसमें ऐसी चर्चा है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। ठीक है, लेकिन यह तथ्य प्रमाणिक नहीं है। तो कहां पर, कहां के अनुश्रुतियों में, कहां के अनुश्रुतियों में या परंपरा में इस तरह की चर्चा है? तो सिंहली, सिंहली यानी श्रीलंका। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। ठीक है, दिव्यावदान में। सिंहली परंपरा के अनुसार अशोक का एक विवाह विदिशा के श्रेष्ठी, अब अशोक की पुत्री देवी के साथ हुआ था, यानी देवी अशोक की एक पत्नी थी। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा की माता देवी थी। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा की मां का नाम देवी था। अशोक के लेख में केवल उसकी पत्नी और अशोक के अभिलेख में केवल उसकी एक पत्नी का नाम आता है, और वो कौन है? कारुवकी। कारुवकी का सिर्फ नाम उल्लेखित है। अशोक के पुत्र तीवर की माता कारुवकी थी। अशोक के पुत्र तीवर की माता कारुवकी थी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में अशोक को देवा नाम पिए या देवा नाम पियदर्शी तथा राजा आदि से संबोधित किया गया है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक नाम कहाँ मिलता है? तो मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है अशोक को। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध की गद्दी पर बैठा। गद्दी के आने के पश्चात अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्षों का समय लगा। ठीक है, फलतः गद्दी पर आने के 4 वर्ष के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना विधिवत राज्याभिषेक कराया। तो गद्दी पर आया 273 ईसा पूर्व में, और उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है गद्दी पर आने के 4 वर्ष बाद। ठीक है, गद्दी पर आने के 4 वर्ष बाद, और बहुत से स्रोतों से ये जोड़ करके कि लगभग 273 में वो गद्दी पर आया और 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, और यही बात है कि गद्दी पर आने के इतना दिन के बाद वो काम किया, वो 269 से जोड़ा जाता है। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने बड़े युद्ध के रूप में सिर्फ एक युद्ध किया, वो कलिंग युद्ध। कब? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात, अर्थात राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में, ऐसे पूछता है ये 9वें वर्ष में, यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये सब जो फैक्ट हम बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट था। कलिंग युद्ध के बारे में उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना है। 13वें बृहद शिलालेख में इस अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, अलग बात है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, कलिंग युद्ध के समय कलिंग के तत्कालिक शासक का नाम किसी भी स्रोत में स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं उस समय कलिंग का पर जब आक्रमण अशोक का हुआ था, कलिंग युद्ध के समय कलिंग के शासक का नाम कहीं कहीं नंदराज नाम मिलता है। कलिंग युद्ध में हुए संघार से अशोक को बहुत दुख हुआ और फिर ये बौद्ध धर्म की तरफ आया। ये सब पढ़ लो। त्याग किया। 13वें बृहद शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धमघोष का घोषणा किया। ये इंपॉर्टेंट है। किस शिलालेख में, किस बृहद शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष के जगह पर धम घोष का उल्लेख किया? भेरी घोष यानी लड़ाई का घोषणा, ठीक है, युद्ध का, और धम घोष यानी धर्म प्रचार। ठीक है, सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को, ये सब बौद्ध साहित्य, उनके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया था। तो ये सिंहली अनुश्रुतियों में ये होता है और इन सब में कि निग्रोथ नामक एक भिक्षु ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इन्हें बौद्ध धर्म का दीक्षा दिलाया था। तत्पश्चात मोगली पुत्र तीस के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध हुआ। यानी यहां बोलता है कि पहले किसके, निग्रोथ नामक एक भिक्षु के प्रभाव में आकर के या उससे दीक्षा लिया। ठीक है, और फिर बोलता है कि मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आकर वो पूर्ण रूप से मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया या पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट हुआ। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त नामक, और ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।
तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और उसमें ये तीनों नाम याद रखोगे, निग्रोध, मोगलीपुत्र तीक्ष्ण और फिर उपगुप्त। लेकिन अगर ज़्यादा जगह यही होता है कि उपगुप्त ने उसे अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा किसने दिलाया, तो बौद्ध विद्वान उपगुप्त ने। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया का यात्रा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किस वर्ष ईसा पूर्व में वो नहीं बताना है, तो अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद वो बोध गया का यात्रा किया, और ये इसका पहला धर्म यात्रा था। ठीक है, तो पहला धर्म यात्रा कहाँ किया, बोध गया का, और 20 वर्ष के बाद वो बुद्ध के जन्मस्थली का। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी का यात्रा किया। इस यात्रा के दौरान अशोक लुम्बिनी में कर छूट का घोषणा किया, वहां कर के सिर्फ 8वें भाग लेने की घोषणा की गई। ठीक है, बोध गया के यात्रा अशोक की पहली धर्म यात्रा थी। बोध गया में एक वेदिका का अवशेष मिला है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो थोड़ा सा ये, इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसे बोधि मंड कहा गया है। तो बोधि मंड का, बोध गया में बोधि मंड का निर्माण किसके काल में, तो अशोक के काल में। अनुश्रुतियों में अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता बताया जाता है, लेकिन ये अति है, मतलब अतिशोक्ति के रूप में है। 84,000 स्तूप का वो निर्माण कराया ऐसा, लेकिन अनुश्रुतियों में ऐसा कहा गया। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी पूछ सकता है, किसे 84,000 स्तूपों का निर्माण करने वाला बताया जाता है, तो अशोक का। सांची के लघु स्तंभ लेख में, अभी याद रखिए भाई, लघु स्तंभ लेख, तो अशोक के अभिलेख को बृहद शिलालेख में बांटते हैं, लघु शिलालेख में बांटते हैं, स्तंभ लेख में बांटते हैं, लघु स्तंभ लेख में बांटते हैं। और आगे हमने दिया है, सांची के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने बौद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुणियों को चेतावनी दिया है। ठीक है, कि भाई कोई भी जो भिक्षु या भिक्षुणी है, अगर वो बौद्ध संघ में फूट डालता है तो उसको चेतावनी दिया है। क्या है, 8 हिंसा क्या चीज के था, 8 हिंसा, 8 हिंसा कहाँ है भाई, क्वेश्चन हम नहीं समझ पाए। 8 हिंसा क्या बोल रहे हो। अशोक के 14 बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और अशोक के 14 बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब ये स्थान, अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सहबाजगढ़ी से एक बृहद शिलालेख मिला है, और वो कहां पर है, इसका लोकेशन याद करोगे। मानसेहरा से मिला है तो वो अभी वर्तमान में गए, कालसी से मिला है वो कहां पड़ता है, गिरनार से मिला है बृहद शिलालेख वो कहां पड़ता है, धौली कहां पड़ता है, जौगढ़ कहां पड़ता है, सुपारा कहां पड़ता है, जहां से इन स्थानों से अशोक के 14 बृहद शिलालेख 8 स्थानों से मिला है। 14 बृहद शिलालेख मिला है, लेकिन कितने स्थानों से, 8 स्थानों से। इन 8 स्थानों का जो कहां पर ये 8 स्थान है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन्होंने कहा, अब किनका है ये हम पढ़ करके बता रहे हैं, अभिनव का, कि सबसे पहले बिहार का सिलेबस लिखिए। ठीक है, देखो बाबू, बिहार का हिस्ट्री ही हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1-2 चैप्टर तक जाएंगे। और ये अशोक जो है, चूंकि मौर्य, मगध कहाँ का है, मगध का मूल कहाँ था, बिहार में, और मगध साम्राज्य भले ही भारतीय इतिहास का मुख्य चैप्टर है, लेकिन हमारे बिहार से संबंधित, तो बिहार पर तो मगध पर हमको इफेसिस करना ही होगा ना, इसीलिए तो हमने कहा, बाकी को हमने कल हर्यक से लेकर नंद तक पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन जब मौर्य हम आ रहे हैं तो मौर्य को थोड़ा डिटेल करना होगा, बात समझ रहे ना। मौर्य पर, आपके बिहार के लिए मौर्य पर थोड़ा सा ज्यादा चीज आपको देखना होगा। ठीक है, हाँ, ये क्या एग्जाम के लिए कौन सा के लिए पढ़ना चाहिए, तो एग्जाम के ख्याल से ही हम बता रहे हैं। ये ऐसा हम कुछ नहीं करें, एक बार आप लिटरेचर इसको पढ़ जाओगे और बाकी जगह पर काफी कौन सा ही जाएगा। मौर्य को डिटेल आपको करना होगा, बात समझ रहे हैं ना। मौर्य से क्वेश्चन की संभावना बनती है, क्यों बन रही है भाई,
क्योंकि ये मौर्य आपके बिहार के इतिहास का एक मुख्य चैप्टर बनता है, भले भारतीय इतिहास का है लेकिन यहाँ भी मुख्य चैप्टर आपका है। अब ये जो है कि गुजरात में ये है तो फिर हम बिहार के इतिहास में क्यों पढ़ेंगे? नहीं, चूंकि ये मौर्य से संबंधित है, अशोक से संबंधित है, इसलिए ये जरूरी है। आगे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, वो भारतीय इतिहास के अन्य जगहों से संबंधित है लेकिन वो हमसे रिलेट कर रहा है इसलिए वो जरूरी है। और ऐसे भी ऐसा थोड़ी है कि बीपीएससी में सिर्फ बिहार का हिस्ट्री पूछेगा, लेकिन हम जो करा रहे हैं वो बिहार का इतिहास ही कराने जा रहे हैं, ठीक है। और ये आपको बिहार से इतर, बिहार से आगे का नहीं है। जैसे आप लोगों ने कल कहा था फैक्ट्स को थोड़ा जल्दी से, इसलिए हम फैक्ट्स को बता रहे हैं और इसमें जहां पर आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो हम मार्क करा रहे हैं, ठीक है। फिर और देख लें, और मेंटर नो वेरी वेल आवर मेंटर, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर अशोक के लघु शिलालेख, अब अशोक का वो बृहद शिलालेख का, और ये लघु शिलालेख का लोकेशन कहां है ये आपकी ड्यूटी, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आइए, ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख से संबंधित अन्य स्थल, वो फिर मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक नाम मिलता है। ऐसे मास्की, गुर्जरा ज्यादा, लेकिन यहां से भी अशोक नाम मिलता है। अशोक के स्तंभ जिस पर उसकी राजज्ञाएं उत्कीर्ण थी, तो दिल्ली टोपरा, अब इसके बारे में आप पढ़ोगे, यह अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लेख था। मध्यकालीन इतिहासकार शमशेर सिराज के अनुसार यह मूलतः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के टोपरा नामक स्थान पर था और कालांतर में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाया। यह सब क्वेश्चन एक बार पूछा है। फिर आप देखोगे दिल्ली मेरठ, यह मेरठ में था जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया। लौरिया अरेराज बिहार के पूर्वी चंपारण में, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और ये प्रयाग जो है ये पहले कौशाम्बी में था, बाद में से अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अशोक के लघु स्तंभ लेख ये है, सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख, वो स्तंभ लेख हुआ, ये लघु स्तंभ लेख, और ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं। कहां कहां से लघु स्तंभ लेख मिला है और वो अभी कहां पर अवस्थित है, ये आपके लिए कहां पर वो जगह है वो आपको देखना है, याद रखना है। सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेखों ने अशोक ने अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का, वहां पर हमने बोला कि चेतावनी किसको दिया, भिक्षु और भिक्षुणियों को, और यहां पर अपने महामात्यों को, महामात्य मतलब मंत्री समझो, महामात्यों को संघ भेद यानी संघ यानी बौद्ध संघ में भेद, संघ भेद यानी उसमें फूट होने पर रोकने का आदेश दिया कि संघ में फूट न हो, इसके लिए तुम प्रयास करो, इसके लिए कदम उठाओ। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, वो अशोक के किस रानी से संबंधित है, तो ये आप रट जाइए। रुक्मिणीदेवी लघु स्तंभ लेख के अनुसार अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में आया था, ठीक है, और वहां पर वो कुछ कर कम किया था और धार्मिक कर को माफ किया था। रुक्मिणीदेवी लेख में यह भी उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान पर एक पत्थर का दीवार बनवाया था तथा एक स्तंभ स्थापित कराया था। सीधे बात पूछेगा, अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान पर पत्थर का दीवार बनवाया, एक स्तंभ स्थापित किया, ये कहां पर उल्लेखित है, तो रुक्मिणीदेवी अभिलेख में। निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन करने की भी चर्चा है। बिहार के गया क्षेत्र में बराबर पहाड़ी की 3 गुफाओं के दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण है। अशोक ने इन गुफाओं में आजीविका संप्रदाय के संतों के निवास के लिए दान दिया था, इन गुफाओं को दान दिया था, ठीक है, और संप्रदाय के निवासों के लिए दान किया था, इस बात का उल्लेख इन गुफाओं के दीवारों पर है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें है, ये क्वेश्चन आता है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा, लिपि कौन, ब्राह्मी। अशोक के सहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा, 2 अभिलेख की लिपि जो है खरोष्टी, याद कीजिए, ये एक बार नहीं पूछा है। तक्षशिला से प्राप्त अशोक का अभिलेख अरामेइक लिपि में है, और भाषा भी और लिपि भी अरामेइक। कंधार के निकट शेरकुना नामक स्थान से प्राप्त अशोक का अभिलेख,
यूनानी तथा अरामेइक 2 लिपियों में उल्लेखित है, अर्थात यह द्विभाषीय अभिलेख है। ये कितनी बार पूछा है, द्विभाषीय अभिलेख कहां से मिला है, कंधार के निकट सिरकुना नामक स्थान से। ठीक है, काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान एक स्थान है। अशोक का अभिलेख अरामेइक लिपि में मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका महत्वपूर्ण सूचनाएं देती हैं। रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन प्रथम कौन शासक था, शक वंश का शासक था। मौर्य प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुमूल्य सामग्रियां वहां से भी मिलती हैं। मौर्य प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारी, एकदम हम एग्जाम के ख्याल से ही आपको वो संकलित किए हैं। और मौर्य प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी पद, पण्याध्यक्ष किस डिपार्टमेंट का, सूनाध्यक्ष का काम क्या था, सीताध्यक्ष का, अकराध्यक्ष, कूपाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, ठीक है, ये सब, लोहाध्यक्ष, लणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, विविताध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। युक्ता, कुछ प्रमुख पद का बात है, युक्ता से क्वेश्चन आता है। ये राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था, लेकिन और ये अर्थशास्त्र में लेखाकार भी कहा गया है। ठीक है, रजुक, ये जो था रजुक पहले केवल राजस्व का, लेकिन ग्रामीण स्तर पर ये न्याय का अधिकार, न्याय का काम भी देखता था। प्रदेशिका, ये विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की देखरेख करता था, ये मतलब ऊपर का था ये। और धम्म महामात्य, धर्म के मामले में, और इसके बारे में क्या कहा गया, यहाँ लिखा गया धम्म महामात्य, यानी अशोक का जो धम्म था उसके बारे में उसका संचालन देना। वज्र भूमिका, यह गोचर भूमि, एक तरह से गोचर भूमि यानी कि जहां पर एक तरह से चारागाह का, और चारागाह में विविताध्यक्ष भी था और वज्र भूमि भी। और प्रतिवेदक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। ये रिपोर्टर था जो राजा से कभी भी मिल सकता था। अशोक खुद बोल रहा है वो कहीं भी हमसे आकर के मिल सकता था। ठीक है, और घोषणा किया है कि प्रतिवेदक मुझसे कभी भी और कहीं भी भेंट कर सकता था, ये राजा को सूचना प्रदान करता था। अशोक के 8वें शिलालेख था मास्की लघु शिलालेख से यह अनुमान लगाया गया कि अशोक राज्य के विभिन्न भागों का निरीक्षण करता था, जिससे सुख दुख। चलिए ठीक है, अशोक के 4था स्तंभ लेख में अशोक ने रजुक अधिकारी के बारे में, अब रजुक अधिकारी के बारे में कहां पर उल्लेख है, तो 4था स्तंभ लेख में, इसको आप याद कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ समझ लीजिएगा तो सब हो जाएगा, उसको याद करना होगा। बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य अवश्य प्रांतों में विभाजित रहा होगा, परंतु उसके साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या स्पष्ट ज्ञात नहीं है। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य के निम्नांकित प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ, जिसको उद्दीच्य भी बोला जाता था, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित है। उसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, जिसकी चर्चा भी हम लोग किए। अवंतीपथ, इसकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैनी। कलिंग की राजधानी कहाँ, तोशाली या तोशाली। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ, सुवर्णगिरी। प्राची या प्रासी जो राजधानी प्रदेश था, ठीक है, जहां पर राजधानी क्षेत्र जो था उसको, या मध्य क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र जो था उसको प्राची या प्रासी प्रांत बोलते थे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य प्रांतों में बटा था। प्रांतों के राज्यपाल प्रायः राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, लेकिन कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी बनाया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठीवाड़ का राज्यपाल बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सुदर्शन झील भी यही बनाया था। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते हैं, ठीक है, जिसका प्रमुख प्रदेष्टा होता था, उसको प्रादेशिक भी कहा गया है। और मंडल के नीचे आहर होता था, यानी जिला स्तर का आहर को विषय भी कहा गया है। ठीक है, जिला और स्थानिक उसके नीचे। तो ये सब चीज है जो आप पढ़ोगे तो यहाँ पर प्रशासन से संबंधित बातें हैं। ठीक है, फिर इसका पुलिस व्यवस्था, मतलब न्याय व्यवस्था से, जो सिविल कोर्ट होता था, दीवानी मामला देखने वाला उसको धर्मस्थीय कहते थे। क्रिमिनल केस देखने वाले कोर्ट को कंटक शोधन कहते थे। ये सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, दंड विधान बहुत कठोर था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरी, और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और गुप्तचर से संबंधित दो बातें हैं, संस्था और संचार। संस्था और संचार, जो एक स्थान पर रह के गुप्तचरी करते थे वो संस्था, जो मूवेबल गुप्तचर थे उनको संचरा कहा जाता था। दंडों की कठोरता, काफी कठोर था। ठीक है, और फिर भूमि को, और सब जो फैक्ट है इसमें कुछ, इसको आप एक बार फिर आपको देखोगे, इसमें पढ़ोगे
कि भाई इंडिका में मेगास्थनीज का विवरण, मेगास्थनीज ने जो जो कुछ कहा है प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, पटना को पालीबोथरा कहा है, ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तो अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो अभी तो आ रहा था ना फिर होगा। हाँ, आप लोग का देखें, हम किसका बहुत पोर्ट में भाग रहे हैं सर जी, बहुत शॉर्ट में भाग रहे हैं। हाँ, वो चूंकि क्लास आगे है और वो फैक्ट लिखा हुआ है, उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। और इसीलिए आज हम सीधे फैक्ट पढ़ना ही शुरू किए हैं। कल का क्वेश्चन डिस्कशन, क्वेश्चन आप लोग को मिल गया होगा, पिछले का भी, आज का भी क्वेश्चन मिलेगा। और फिर क्या है, वेरी नाइस। अच्छा चलिए ठीक है, और किसी का इतना जल्दी में कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। हाँ ठीक है, आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये कुछ आज ज्यादा फैक्ट्स था, ठीक है। आप उस फैक्ट्स को पढ़ोगे बाबू, और उसमें कुछ होगा, जैसे हमने बताया ना पहले भी, तो हमने बता दिया कि भाई मगध पे कैसे कैसे वंश है, क्या है, तो किसके क्या इंफॉर्मेशन है, किसके द्वारा क्या कहा गया, किसका कौन सा सोर्स है, ये सारे फैक्ट्स लिखा हुआ है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बातें और जो महत्वपूर्ण है वही है, थोड़ा सा ज्यादा, इसको पढ़ लोगे, फिर हम फिर इस पर अगर कुछ होगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं, आप एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। क्वेश्चन के डिस्कशन का कर दीजिएगा सर, क्वेश्चन का डिस्कशन करना है। अच्छा और क्या है कि सर एक्सप्लेनेशन का नहीं पढ़ाइएगा। और सर अशोक को बौद्ध धर्म की क्या क्या लिखा, अशोक के बौद्ध धर्म की शिक्षा बुद्ध गुरु उपगुप्त दिए थे ना। हाँ, उपगुप्त हमने चर्चा भी किया है, वो लिखा हुआ भी आपका है उपगुप्त का, ठीक है। और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार पढ़ लो, ठीक है। सबका वही है, लास्ट में एमसीक्यू करा दीजिए। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन भेज रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप लोग करोगे, क्वेश्चन भेजा जाता है, 20 क्वेश्चन भेजा जाता है, फिर शनिवार को और क्वेश्चन मिक्स होकर के होगा। क्योंकि एक बार और आपसे हम लोग बोल दें कि आज थोड़ा सा फैक्ट, क्योंकि मौर्य को हमने 2 पार्ट में बांटने के बजाय हमने एक बार फैक्ट दिया है, आप उसको पढ़ लोगे, ठीक है। और उसमें फिर कुछ दिक्कत होगा तो फिर हम बताएंगे। और सोनू कुमार अच्छे से करवाइए सर। देखो बाबू सोनू, यहां पर हमने कहा कि मौर्य से संबंधित फैक्ट हमने दिया है, ठीक है। और मौर्य का कौन राजा है, क्या शासक है, उसका क्रम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो शुरू का कुछ फैक्ट आज ज्यादा था, तो उसको एक बार आप पढ़िएगा। अगले क्लास में जो भी दिक्कत होगा उसको हम, आप बोलोगे हम बता देंगे, ठीक है। बिहार के क्षेत्र में लोहा के शुरुआत काल, हाँ बिहार के क्षेत्र में लोहा के शुरुआत का पिछले क्लास में हमने बताया था कि उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब सेकेंड हाफ, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी, 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो 800 ईसा पूर्व के बाद। और उसमें हमने लिखा भी है, अगर आप पढ़े होंगे तो, कि रामशरण शर्मा, प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र में 7वीं सदी ईसा पूर्व में लोहा का प्रयोग। और आज कुछ फैक्ट ज्यादा था, उसको हम अगले क्लास में फिर अगर कुछ होगा तो इसको हम फिर से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। आप लोग को जो ये भेजा जाएगा इस फैक्ट्स को एक बार आप देख लोगे। कुछ मौर्य में चूंकि थोड़ा सा ज्यादा है और वो आपके बिहार के इतिहास के लिए भी, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लोगे।